नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। लगातार वो आपकी स्क्रीन पर चलता रहेगा। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। हम कुछ ही देर में एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। और आज हम देख रहे हैं कि सोने में अच्छी तेजी है और 65,800 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कॉमिक्स पर $2,174 के पास सोना कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की बात करेंगे तो 75,300 के नीचे कॉमिक्स पर $25 के करीब चांदी में कारोबार हो रहा है। क्रूड की बात करेंगे तो $84 पर ब्रेंट है। एमसीएक्स पर 6,580 के नीचे ट्रेड कर रहा है क्रूड। नेचुरल गैस में भी आज वीकनेस है हल्की और $140 के नीचे यहाँ पर कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। कॉपर 750 के करीब और यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज की। तो जीरा में आज बिकवाली हावी है, 24,900 के करीब कारोबार कर रहा है जीरा। हल्दी 19,000 के ऊपर, करीब 1.5% से ज्यादा की कमजोरी यहाँ पर भी है और देख रहे हैं 2 दिनों से लगातार एक कमजोरी बनी हुई है। धनिया की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 1.5% की बिकवाली, अभी फिलहाल 8,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। ग्वारगम और ग्वारसीड पर नजर डालेंगे तो ग्वारगम में हल्की तेजी है, 10,270 के ऊपर, लेकिन ग्वारसीड में दायरे में कारोबार हो रहा है। 5,260 के ऊपर कारोबार हो रहा है ग्वारसीड में। तो ये हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में हमने चर्चा की। माफ कीजिएगा, लेकिन अब चलिए एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। एक एक करके आपको परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा मौजूद हैं। इसके अलावा पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन, एंजल वन से प्रथमेश माल्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निर्मल बैंक से कुणाल शाह भी हमारे साथ मौजूद है। तो चारों ही एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है और उनसे हम समझेंगे आगे एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज में उनकी तरफ से क्या रणनीति है। तो शुरुआत सबसे पहले कच्चे तेल से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्शन कल के दिन नज़र आया। आज हालांकि हल्की वीकनेस है ऊपरी स्तरों से, लेकिन $84 के पास अभी भी कारोबार कर रहा है कच्चा तेल। यहाँ पर खबर भी आ रही है, कल के दिन यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ रूस की रिफाइनरी में, उसके बाद उत्पादन और सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी, जिसके चलते हमने वहां पर करीब 2.5% की तेजी देखी क्रूड में। रवि जी, कच्चे तेल में आपका क्या व्यू बन रहा है? ये जो टेंशन वापस से बन रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम खबरों को और इसका असर आने वाले समय में कच्चे तेल की चाल में आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। जब से ये न्यूज के हिसाब से कल काफी अच्छा रैली आ चुका है। पर्टिकुलर प्राइसेस 6600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से अगले दिन भी जो ओपेक प्लस ओपेक का जो रिपोर्ट था, साथ में आई सबके रिपोर्ट में पर्टिकुलर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ के जो आउटलुक है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि इराक की ओर से सप्लाई भी बढ़ने की उम्मीद थी। कल का जो इंसिडेंट था, इस हिसाब से एक अच्छी रिकवरी प्राइसेस में आई है। हालांकि रशिया की ओर से क्लैरिफिकेशन आया कि इतना ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा और जल्दी से वो अपना जो रिफाइनरी वो अपना ऑपरेशन रिज्यूम करेगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि सस्टेनेबल इम्पैक्ट है। थोड़ा बहुत ये इन्वेंट्री का सपोर्ट एज वेल एज दोनों जो इश्यू है वो साथ में आए, तो इस हिसाब से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें एंड अगर ये 6650 के करीब आता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बेच के चले। स्टॉप लॉस 6720 का लगाए और डाउन साइड एक प्रॉफिट बुकिंग 6520 तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि जो दायरा है वो 500 से लेके 6700, इस दायरे में प्राइसेस आगे जाके चलने चाहिए, जब तक इस रिलेटेड कोई काउंटर अटैक या काउंटर उसमें एक्शंस रशिया की ओर से नहीं आते। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का ये जो मोमेंट है वो शायद आगे जाके फिजल आउट होगा, क्योंकि चाइना की तरफ से जो डिमांड का काफी टाइम से होप है या अभी मार्केट को उम्मीद है कि जल्दी से कोई पैकेज आएगा, शायद ये आता हुआ नहीं दिख रहा है और प्राइसेस में हायर लेवल पे दबाव बना रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर। पृथ्वी जी, आपकी क्या सलाह होगी कच्चे तेल पर?
निफ्टी अपसाइड वाला रेंज है, नीचे वाला 6510 है, तो 6590 के आसपास करंट भाव के आसपास में ही मेरे ख्याल से एक बार बाय करना चाहिए। 6510 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 6750 के रखना चाहिए। हम्म। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड और सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि हल्की मजबूती है। अब वापस से जो महंगाई के आंकड़े आने थे वो आ चुके हैं, और अब वापस से जून में अब ब्याज दरों में कटौती की बातें तेजी से हो रही हैं। डॉलर में भी हल्की वीकनेस आई, जिसके बाद सोने में हमने हल्की तेजी देखी। लेकिन इस वक्त देखिए वहां पर अब थोड़ा ऊपरी स्तरों से वीकनेस भी आ रही है, और अब 65,800 के पास 800 के भी नीचे आ चुका है अब गोल्ड। और सिल्वर में अभी भी तेजी बनी हुई है। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे सोने चांदी में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। जहां तक सोने की बात है तो हमने यहाँ पे लाइफ टाइम हाइज जो इंटरनेशनल मार्केट में बनते हुए देखे थे। और जो यूएस के महंगाई के आंकड़े आए थे उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रैली है सोने की वो थमती हुई नजर आई है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी सोने का पॉजिटिव ही है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि 2140 $2150 के स्तर जो एक बार सोने में इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं, तो वो लेवल फिर एक बार फ्रेश बाइंग के लिहाज से बेहतर होंगे। वहीं भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो 65,400 300 वो रेंज आए तो फिर वहां पे बाय करना चाहिए। अभी थोड़ा सा फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। सोने और चांदी अगर दोनों में प्रेफरेंस की बात करें तो चांदी बेटर पिक जो है अब यहाँ पे लगती है। $25 के जो टेक्निकल रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर हमने कल कीमतों को निकलते हुए देखा। भारतीय बाजारों में भी 74,900 के स्तर के आसपास चांदी अटकती हुई नजर आई थी, और वो लेवल्स कल हमने यहाँ पे पार होते हुए देखा है। तो इंट्राडे के लिए चांदी में यहाँ 74,900 के स्तर पर बाइक की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 74,450 का लगाएं। लक्ष्य जो है इंट्राडे के लिए 75,800 का रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह चांदी पर और सोने पर मनोज जी की तरफ से। कुणाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे सोने चांदी में आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर किसी को मीडियम से शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए लेना हो, ट्रेड करना हो, तो क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? सी गोल्ड में मुझे लग रहा है $2150 के नीचे अभी फिलहाल नहीं जाना चाहिए। और MCX दैट शुड ट्रांसलेट इनटू मैक्सिमम 65,300 टू 400 के आसपास आप फिर से री एंटर कर सकते हैं। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 300-400 रुपये नीचे जाता है और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। सो वो ये सब लेवल्स के आसपास आप फिर से बाय कर सकते हैं। ओवरऑल तेजी लग रहा है, कोई मंदी के ज्यादा रीजन नजर नहीं आ रहा है। छोटे मोटे प्रॉफिट टेकिंग आते रहेंगे, बट ध्यान तेजी का ही है। ऑलरेडी 66,000 हो गया है, तो फिर से एक बार वहां पे 66,000 66,100 के आसपास हर्डल है। उसके बाद एक नई तेजी हमको देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये है सलाह सोने पर। ओवरऑल ट्रेंड सभी एक्सपर्ट का मानना है कि अच्छा नज़र आ रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आप कोई भी गिरावट मिले तो उसमें आप तेज़ी करके चल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है। स्पेशली चांदी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, तो इस पर आप नज़र रखिए। ट्रेड के लिए वहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, और आपके सामने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हमने रखे। अब आते हैं बेस मेटल्स पर, और बेस मेटल में भी आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉपर में हल्की नरमी 750 रुपये, जिंक 225 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 204 रुपये के ऊपर, और लेड में 181 रुपये के ऊपर रुपए के करीब यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो ये कुछ आपके स्क्रीन पर हल्के हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है बेस मेटल्स की अगर बात करें तो। रवि जी, क्या सलाह देंगे आप? बेस मेटल्स की चाल जिस तरीके से है, फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं आप मेटल काउंटर्स के, और प्रिफर्ड बेट क्या होगी आपकी? बेसिकली मेटल्स में आज के जो शाम को यूएस के रिटेल सेल्स एंड पीपीएमएस की जो उसके इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन के डेटा आने, इसके बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में कुछ आपको सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है, पर्टिकुलर क्योंकि लास्ट टाइम जब यूएस का इन्फ्लेशन ऊपर आया था तभी भी मैं उसके डॉलर इंडेक्स में इतना ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिला था। तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे डेटा आते हैं उसके बाद आपको आज इवनिंग सेशन में थोड़ी रिकवरी मेटल्स में दिखनी चाहिए। हालांकि पैकेज के लिए जो मार्केट वेट कर रहा था उसमें कुछ अभी अमाउंट निकल के नहीं आई। चाइना ने कल भी रियल एस्टेट के वहां पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एज वेल एज उसके जो मेजर रियल एस्टेट डेवलपर्स है उसके साथ मीटिंग की थी, उसको सपोर्ट के लिए भी बात की है। हालांकि उसमें कोई अमाउंट निकल के जब तक नहीं आएगी मार्केट को उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं आना चाहिए। हालांकि एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि वहां पे आप थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं।
वहां पे वैसे चाइना के फंडामेंटल के कंपेरेटिव जो जिंक एंड कॉपर में इफेक्ट होते इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। 203 के करीब एल्यूमिनियम को बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 201 एंड टारगेट रहेगा 207.20। और कॉपर भी मुझे पसंद आ रहा है कल की तेजी के बाद, और अभी शॉर्ट टर्म में उसने 742 का एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, तो थोड़ा डिप पे मिले 745 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 742, टारगेट रहेगा 758। 758 ये टारगेट देख रहे हैं कॉपर में। एल्युमिनियम में 207 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एल्युमिनियम और कॉपर अच्छा लग रहा है। ये है रवि जी की सलाह। बाकी एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं उनकी क्या कॉल्स है मेटल्स पर। मनोज जी, आपकी क्या सलाह आपकी क्या राय होगी मेटल्स में? हाँ, ओवरऑल बेस मेटल स्पेक में मेरा मानना है कि कॉपर और एल्यूमिनियम बेहतर बेट है। यहाँ पे कॉपर में जो चाइना की तरफ से उत्पादन कटौती की बात कही गई, उसके बाद हमने एक अच्छी रैली जो है कल के सत्र में आते हुए देखी है। फ्रेश बाय के लिए थोड़े करेक्शन का वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर 740 742 के रेंजेस में कॉपर फिर से मिलता है तो वहां पे जो है लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 735 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 760 के लक्ष्य जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। लेकिन इंट्राडे की बात करें तो एल्यूमिनियम बेहतर लगता है। हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे कीमतों में होते हुए देखा है। 204 के स्तर पे यहाँ बाय करना चाहिए, 202.50 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 207 का रहेगा। तो इंट्राडे के लिए एल्युमिनियम और कॉपर अच्छा लग रहा है। मत तो मनोज जी ने भी इन दोनों मेटल्स पर सलाह दी है। प्रथमेश जी, आपकी क्या राय बन रही है? पर में यहाँ पे मोमेंटम तेज होते हुए दिख रहा है। पॉसिबली अपसाइड वाला टारगेट जो है 760 तक के पॉसिबल है यहाँ पे, तो 748 के रेंज में बाय करना चाहिए। 745 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 757 और 762 के रखने चाहिए। 762 के लेवल्स आ सकते हैं कॉपर में। यह है सलाह प्रथमेश जी की तरफ से। और कुणाल, आपका क्या व्यू बन रहा है कॉपर बेस मेटल्स में? जो बेस मेटल में जो चाइना के स्मेल्टर्स है, उनका जॉइंट स्टेटमेंट आया है आज कि कितना प्रोडक्शन कट करेंगे पर कितना करेंगे कोई नहीं बोल रहा है। सो हमेशा चाइना में ऐसा होता है कि जब वो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन कट करेंगे, एवरीवन वेट्स, और ये चक्कर में चाहिए इतना प्रोडक्शन कट होता ही नहीं है। सो मुझे आज प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है। बेचना चाहिए ऊपर में 751 750 के आसपास, नीचे में 740 के रेट आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेचने की सलाह है कॉपर में। तो सभी तरीके के व्यू आपको आ गए हैं। कॉपर, एल्युमिनियम, ये इस पर कॉल्स ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। प्रेफर बेट है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो इस पर आप नज़र रखिए। कॉपर अभी फिलहाल 0.5% नीचे कारोबार भी कर रहा है और दोनों साइड के ट्रेड्स आपको बता दिए। खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और इस वक्त फोकस में है कोकोआ। कोकोआ की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है और कीमतों को क्यों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इस पर पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विश्वमोहन, बताइए रिकॉर्ड ऊंचाई की वजह क्या है, क्या कुछ फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मेजर प्रोड्यूसर है आइवरी कोस्ट और घाना, जहां पर उत्पादन को लेकर चिंता है। एक डिजीज है जहां पर वहां के जो पॉट्स होते हैं कोकोआ के, वहां पर वो लगने की वजह से फसलों को जो मिड क्रॉप होती है उसको काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा दूसरी वजह ये है, दाम भले ही बढ़ गए, $8,000 प्रति पाउंड के ऊपर हो, लेकिन उसके बावजूद जो ग्लोबल डिमांड है उसमें कमी नहीं आ रही है और लगातार डिमांड बनी हुई है। लोगों की जो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम ग्रुप जो बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, उसका फायदा यहाँ पर प्राइसेस को मिल रहा है और कोकोआ की डिमांड काफी मजबूत है, उसका भी असर है कि दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि 47 साल के बाद इस रिकॉर्ड लेवल की इस पार गया है। $8,000 प्रति पाउंड के ऊपर कोकोआ के भाव गए हैं और एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि जिस तरह की डिमांड जितनी एफएमसीजी कंपनियां हैं, चॉकलेट बार बनाने वाली कंपनियां, वहां से जिस तरह की डिमांड है, तो ये तेजी आगे भी बनी रहने की संभावना लग रही है। कई सारी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं जो चॉकलेट बार वगैरह बनाती है, उनकी तरफ से कीमतों में बढ़ोतरी भी शुरू हो गई है ग्लोबल मार्केट में। बड़े ब्रांड जिसमें कैडबरी, न्यूटेला जैसे बड़े ब्रांड है, उन लोगों ने जो पैकेट के साइज, श्रिंकफ्लेशन जिसे हम कहते हैं, पैकेट के साइज कम करने शुरू कर दिए ताकि ग्राहकों पर प्राइस का बोझ ना पड़े, लेकिन साइज छोटा करके वो अपने मार्जिन को बचाए रख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कहें तो दाम अभी भी तेजी के ट्रेंड में ही है कोकोआ के। ओके, तो ये कुछ वजह है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कोकोआ में रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिल रही है और हफ्ते भर में 12% से ज़्यादा दाम बढ़े हैं।
लेकिन इसके अलावा विष्णु जी हम ये भी देख रहे हैं कि पाम ऑयल के दाम में भी यहाँ पर तेजी है। जो पाम फ्यूचर्स के दाम है वो एक साल की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, पाम तेल के दाम की वजह सबसे बड़ी वजह है कि मलेशिया में जो स्टॉक है वो जुलाई 2023 के बाद सबसे निचले स्तरों पर है। उत्पादन 10 महीने के निचले स्तर पर है। साथ ही जो डिमांड रमजान के दौरान होती है वो डिमांड काफी सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी वजह सोया तेल का, अगर आप जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वहां पर उत्पादन काफी बढ़ गए हैं। सूरजमुखी का उत्पादन काफी इस बार ज्यादा है। सप्लाई रूस वगैरह से काफी ज्यादा इस बार सप्लाई आ रही है। और अच्छी बात यह है कि सॉफ्ट ऑयल कहे जाने वाले सोया तेल और सूरजमुखी तेल के दाम अब पाम के नीचे आ गए हैं। इसलिए भारत भी अब इंपोर्ट सूरजमुखी पर ज्यादा फोकस कर दिया है। पाम का जो इंपोर्ट, जो रिकॉर्ड इंपोर्ट हम पिछले साल देख रहे थे, वो घटकर अब भारत में 9 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, क्योंकि पाम काफी प्रीमियम पर है। सोया तेल से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, सूरजमुखी से भी महंगा हो चुका है। इन तीनों में सबसे सस्ता तेल सूरजमुखी है, तो भारत में उसका जमकर इंपोर्ट हो रहा है। तो अभी कुछ समय तक, हालांकि यहाँ से दाम बहुत ज्यादा बढ़ने की अब संभावना नहीं है, क्योंकि सारे जितनी भी खबरें हैं तेजी के वो सारे फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से दाम गिरने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि उत्पादन और स्टॉक दोनों ही जो मेजर प्रोड्यूसर है, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वहां पर कम है। उसका फायदा दाम को आगे भी मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी की उम्मीद नहीं है। इन भारत के लिए अच्छी खबर यही है कि सूरजमुखी का तेल सस्ता है, उसकी सप्लाई सस्ते में हो रही है, तो भारत उसका इंपोर्ट बढ़ा दिया है। उसकी इंपोर्ट फरवरी के महीने में काफी ज्यादा तेजी से बढ़े। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये पूरा एनालिसिस हमारे लिए करने के लिए। तो ये दो कमोडिटीज़ थी जिसके की दाम में हम उछाल देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। उसके पीछे की वजह क्या थी ये हमने आपको बताया। एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपसे पाम फ्यूचर्स पर सलाह लेना चाहेंगी, जो तेज़ी आ रही है, और अभी आप विश्वमोहन को भी सुन रहे थे। क्या लग रहा है आपको, अगर ट्रेड लेना हो तो क्या लेवल्स सही होंगे एंट्री लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं? जब से प्राइसेस में काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखा है, पर्टिकुलर रमजान के डिमांड के टाइम पे जो फंडामेंटल में चेंज हुआ है, इसमें जो ग्लोबली प्राइस है वो काफी अच्छी तरह बढ़ा है। 4300 तक ये प्राइसेस गए। मुझे लग रहा है कि जो 3300 से 4300 की रैली है वो काफी शार्प है, काफी स्टिफ है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये लेवल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। हालांकि जो विश्व मोहन जी ने बात की, इसमें जो सेकंड फैक्टर था कि इससे आगे जाके जो सपोर्ट मिलेगा वो सनफ्लावर ऑयल एज वेल एज देखे तो सोया ऑयल को मिलेगा। तो मुझे, मेरा भी आज बाय फॉर्चुनेट वही रिकमेंडेशन है। मैंने क्रूड सनफ्लावर ऑयल में रिकमेंडेशन बाइंग की दी है। 890 के करीब ये कमोडिटी को बाय कर सकते हैं आप। 908 के टारगेट के लिए 884 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये वैसे भी हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए, जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, इसके लिए पाम ऑयल अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप क्रूड सनफ्लावर ऑयल बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है सलाह आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं जीरे की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज वीकनेस है। अप्रैल वायदा 1.5% की कमजोरी दिखा रहा है और लगातार बिकवाली हावी है यहाँ पर जीरे में। मनोज जी, आपसे सवाल होगा, क्या करें, कैसे ट्रेड लें? अगर जीरे की बात करें तो हमने एक रिकवरी यहाँ पे कीमतों में बनते हुए देखी थी, और 26,500 के ऊपर एक बार कीमतें निकलती हुई नजर आई थी। लेकिन यहाँ पे मंडीज में अराइवल का लगातार प्रेशर बना हुआ है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतों में फिर एक बार दबाव है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अराइवल्स का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, कीमतों में और दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। जो गिरावट है वो कंटिन्यू हो सकती है एक बार 24,100 तक के स्तर के लिए शॉर्ट टर्म में। तो वर्तमान लेवल से भी 600-700 रुपए की गिरावट और यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये है सलाह जीरे पर आपके लिए। अब एक बार धनिया पर भी राय ले लेते हैं, और यहाँ पर भी कीमतों में दबाव है। वायदा में भाव 7,950 के नीचे, करीब 1.5% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रवि, क्विकली आपका व्यू धनिया पर भी? धनिया में थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बाय एंड डिप्स रखे। ये एक्सपायरी का प्रेशर है। आई थिंक 20 तारीख के बाद फिर से एक अच्छी रैली वहां पे दिखनी चाहिए। पर्टिकुलर बाइंग लेवल उसका जो अप्रैल फ्यूचर है उसका रहेगा 7,980। बाय करें। स्टॉप लॉस 7,800 का लगा है, और 8,300 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए मुझे लग रहा है कि धनिया बाय करना चाहिए। ओके। तो इस स्तरों पर धनिया में खरीदारी करने की सलाह और तेजी के लिए।
टर्मरिक की बात करें तो यहाँ पर करीब 2.5% की तेजी। कल अप्रैल वायदा में अच्छी तेजी थी, वायदा में भाव 19,100 के करीब था और हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। मनोज जी, क्या सलाह देंगे आप टर्मरिक पर? हाँ, टर्मरिक में कल हमने लाइफ टाइम हाइज बनते हुए देखे थे। भारतीय बाजारों में 19,700 के स्तर के ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई थी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड हल्दी का अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन हम देखें टेक्निकली तो थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डीप का वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि एक बार 17,700 17,500 के रेंजेस में हल्दी आए तो वहां पे फिर एक बार फ्रेश बाइंग जो है वो करनी चाहिए। तो थोड़े करेक्शन का वेट करें और अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो इवन 50% प्रॉफिट बुकिंग भी ये लेवल पे कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह हल्दी पर। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रथमेश जी, कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर हमारे साथ चर्चा की, उन पर बेहतरीन रणनीति आप हमारे लिए लेकर आए। चलिए, इस शो में इतना ही। एक